नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें, अरब सागर में उठा चक्रवात तूफान ताउते राजस्थान में भी दस्तक दे चुका है। सब विभाग की माने तो आज गुजरात से होते हुए राजस्थान की ओर तेजी से ताउते तूफान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी पश्चिमी जिलों के रास्ते से ये चक्रवात प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, जिसके चलते प्रदेश के जिलों में मंगलवार से ही बरसात का दौर देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार 12 जिलों में भारी बरसात का अनुमान जताया गया है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने फिलहाल येलो अलर्ट जारी कर दिया। प्रदेश में घनघोर बरसात को देखते हुए सेना को भी यहां पर अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं पर उदयपुर, जोधपुर संभाग में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस संबंध में संभाग के पाली, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों के कलेक्टर और एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, ताउते तूफान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है गुजरात के साथ साथ राजस्थान में, और तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ताउते तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों से खबरें सामने आ रही है कि जिस तरीके से तूफान ने तबाही मचाई है, कई लोगों की अब तक मौत की खबरें भी सामने आ चुकी है। एक और जहां देश पहले ही कोरोना महामारी से परेशान है, उसको लेकर यहां पर लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर कह सकते हैं कि ताउते तूफान ने पूरी तरीके से देश के कई राज्यों में कहर बरपाया हुआ है। अगर अपने प्रदेश राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी कई इस तरह की खबरें देखने को मिली है। 12 जिले ऐसे हैं जहां पर बरसात होने का अनुमान जताया जा रहा है, और कई जगहों पर फिलहाल सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में कल रात से ही लगातार हल्की बूंदाबांदी होती हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर सुबह से बरसात होने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार मौसम खराब होता हुआ नजर आ रहा है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ राजसंबंध ब्यूरो रंजीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। जिस तरीके से रंजीता, लगातार कह सकते हैं कि अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर कल रात से ही बरसात होती हुई नजर आ रही है। राजसंबंध की बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ताउते का कहर वहां पर देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो है उनकी ओर से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, आमजन जो है उसके अंदर क्या कुछ भय यहां पर बना हुआ है। रंजीता, प्रीति, बताना चाहूंगी कि ये इसका आगाज 3 दिन पहले शुरू हो गया था जी। जैसे मौसम में परिवर्तन होना, हल्की हवा चलना, और दूसरा ये कि हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई थी। हवा अगर राजसमंद में कम है, लेकिन बारिश का दौर आज 2 दिन से जारी है जी। और अब प्रशासन ने हिदायत दी है कि कोरोना पेशेंट के लिए ऑक्सीजन और उनके लिए पूरे इंतजाम उन्होंने पूरे किए हैं, और जनता को दिया है कि अपने घरों से बाहर नहीं निकले जी। क्या कुछ कहर इसका दिखाई दे रहा है रंजीता? अगर अब तक की बात करें तो अब तक राजसमंद में क्या कुछ कहर? राजसमंद में इनके बिजली ठप है, पिछले 2 दिन से बिजली का ठप है, आवाजाही हो रही है, उससे जनजीवन में बहुत सारा असर भी पड़ा है जी। लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी निकलकर सामने आ रही है? जिस तरीके से आपने बताया कि बिजली वहां पर नहीं आ रही, तो उसको लेकर लोगों में आक्रोश भी होगा कि पहले से ही पता था इस तरीके से कि तूफान यहां पर आने वाला है, उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर? प्रशासन ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी कि भाई आप अपना इंतजाम करके रखना, जैसे ऑक्सीजन का है कोरोना पेशेंट के लिए, और पहले इंतजाम कर लिए थे, जिससे कि ज्यादा असर नहीं पड़ा है इस समय में। ठीक है रंजीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, जिस तरीके से राजसमंद से रंजीता हमारी साथ जुड़ी हुई थी, उसने भी बताया कि वाकई ही तमाम राजसमंद में कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से आमजन को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया था, आमजन वहां पर अलर्ट होता हुआ नजर भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ हद तक लापरवाही देखने को मिल रही है। और वो लापरवाही ये मान सकते हैं कि सरकार और प्रशासन को पहले से इस बात का अंदेशा था कि कोरोना तो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ ही रहा है, और उसी के साथ में तमाम ताउते जो है इसको लेकर भी यहां पर लोगों के अंदर डर बना हुआ है।
बता दें पुष्कर का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रमेश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से ताउते का कहर तमाम राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिल रहा है, अगर हम बात करें पुष्कर की तो वहां पर क्या कुछ हालात? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो ताउते तूफान है जो अरब सागर से उठा है, गुजरात की सीमा से होता हुआ राजस्थान में प्रवेश किया है इसने, तो पूरे राजस्थान में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में जो अजमेर जिला है, अजमेर जिले के जो गांव है, पुष्कर सहित आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सभी में ताउते का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हालांकि हवा की रफ्तार थोड़ी मौसम विभाग के बताए अनुसार थोड़ी धीमी है, लेकिन जो बारिश है वो रुक रुक के बारिश कल से शुरू हुई थी, जो आज लगातार ये बारिश का दौर जारी है। और बारिश से जो है पुष्कर सरोवर में पानी की आवक हुई है। उसके अलावा इससे जो परेशानियां उत्पन्न होती है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो निचली बस्तियां हैं, जो सकरी गलियां हैं, उनमें बारिश का पानी जो भरा है उससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो ताउते को लेकर जो प्रशासन, यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में था और पहले से ही जो तैयारियां की गई थी उसका ये असर है कि निर्बाध रूप से यहाँ बिजली व्यवस्था चालू है। उसके अलावा जो भी इससे जो परेशानियां हो, संभावित जो परेशानियां, उनको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। जो फुटपाथ पे लोग रहने वाले हैं उनके लिए पहले से ही व्यवस्था की गई है कि उनको यदि जरूरत पड़े तो कहाँ पे उनको ठहराया जाए, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो ताउते तूफान को लेकर जो तैयारियां की जानी थी प्रशासन की ओर से, वो पूरी तरह से मुस्तैदी से की गई है। जी प्रीति, अगर लोगों की बात करें, अब तक नुकसान की अगर बात करें रमेश, तो क्या कुछ नुकसान फिलहाल देखने को मिला है? लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? एक और कह सकते हैं कि गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर नुकसान ज्यादा देखने को मिला, तेज हवाएं यहाँ पर चलती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होगी। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो मौसम का जो बदलाव है उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी है उससे लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन जो आसपास के ग्रामीण अंचल है उसमें इस समय जो फालसे हैं, जो आम की फसलें हैं, इसके अलावा जो अलग कृषि कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सी इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों में जो अभी पकी हुई फसलें हैं वो बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं इसके जो बुरे प्रभाव है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल रमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें दो सहयोगी मुबारिक खान और कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबारिक आपके पास आना चाहेंगे, उसके बाद कमलेश के पास चलेंगे। मुबारिक, जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि काफी दिनों से ताउते का कहर लगातार देखने को मिल रहा है अपने प्रदेश की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 12 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट यहाँ पर सरकार की ओर से जारी किया गया है। जयपुर की बात करें, आप खुद वहां पर मौजूद है, कल भी आपने बताया था किस तरीके से असर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। आज की बात करें तो क्या कुछ अपडेट मुबारिक? जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह का ताउते से कई राज्यों के अंदर जनहानियां भी देखी गई है और ये एक विकराल रूप ताउते ने उन राज्यों में लिया। हालांकि राजस्थान में उस तरह की कोई घटना सामने अभी तक नहीं आई है, लेकिन ताउते का हल्का फुल्का असर राजस्थान में भी देखने को मिला। और बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जो जयपुर तक जब ये भौगोलिक दृष्टि से हम बात करें कि जयपुर जहाँ स्थित है वहां तक यदि आता है तो बीच में कई पहाड़ी क्षेत्र, रावली का पहाड़ी क्षेत्र, और राजस्थान तक आने से पहले गुजरात तट पर ये टकराया, तो वहां जब टकराया तो उसके बाद इसकी गति हालांकि धीरे हो चुकी है और राजस्थान तक जब ये पहुंचेगा तो इसका असर काफी कम देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें राजस्थान के जिलों की, तो प्रशासन की ओर से रेड और येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट के माध्यम से जिलों को प्रशासनिक अलर्ट के ऊपर प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। वो सब स्टैंड बाई पर है, पूरा प्रशासन स्टैंड बाई पर। यदि किसी भी तरह की वहां जनहानि या किसी भी तरह का एक बारिश विकराल रूप लेती है, किसी तरह की परेशानी आती है, तो पूरा प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने पूरी मॉनिटरिंग उन जिलों की कर रखी है। यदि बारिश के कारण कोई समस्या उत्पन्न होती है, तेज हवाओं के कारण, तो पूरी तरह की तमाम व्यवस्थाएं, हालांकि अभी तक असर देखने को कम मिला है। और राजधानी जयपुर में कल रात से ही बारिश का लगातार दौर जारी है और बारिश के बीच हालांकि जो लोग अपने काम धंधों पर जाया करते थे, लॉकडाउन के चलते वो अपने घरों में है, लेकिन कुछ एक आमजन को काफी परेशानी आ रही है। अब दुपहिया वाहन से नहीं, लोग चौपहिया वाहनों से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, जिससे कि थोड़ा ट्रैफिक 10 से 11 बजे के बीच जयपुर की सड़कों पर देखने को मिलता है। हालांकि नगर निगम की टीम जितने भी जो बड़े नाले थे, छोटी कॉलोनियों में जहां रुकावट आ जाती थी बारिश के दिनों में, उनकी सफाई बीते दिनों से लगातार कर रही है, जिससे कि अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आई है। और जो जितने भी जो प्रदेश के अन्य जिले हैं जिनके ऊपर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए, वहां पर भी हालांकि ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। बात करें उदयपुर की, उदयपुर के अंदर 200 mm की बारिश तक के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों के साथ है। यदि उससे ज्यादा आती है तो प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और सीडीआरएफ की जो टीमें हैं
वो तमाम वहाँ तैयार हैं। हालांकि कई राज्यों में इस तरह की बातचीत भी चली कि आर्मी का भी सहयोग लिया जाएगा, एयरफोर्स ने भी इसके लिए हामी भरी कि अगर जरूरत पड़ती है तो एयरफोर्स भी वहाँ पूरी तरीके से तैयार उनके साथ खड़ी मिलेगी। और राजधानी में अभी तक ऐसी किसी भी तरह की हालांकि हल्की बारिश यहाँ जरूर नजर आई है, लेकिन किसी भी तरह के कोई ऐसा खतरा या कोई आगे चिंताजनक स्थिति बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने मुबारक ये भी बताया कि सबसे पहले गुजरात में जिस तरीके से चक्रवाती तूफान टकराया है उसके बाद वो धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कह सकते हैं कि इसकी तीव्रता जो है वो अब आने वाले दिनों में राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते कुछ हद तक कम होती हुई नजर आएगी। अस्पतालों की अगर मुबारक हम बात करें, अस्पतालों में जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर या फिर बात कर सकते हैं कि बिजली से जो तमाम उपकरण वहां पर चलते हुए नजर आते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन और सरकार को चिंता बनी हुई थी, तो अगर वहां की बात करें तो वहां की क्या कुछ स्थितियां मुबारक? जी प्रीति, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अस्पताल बेहद अभी, क्योंकि ये दो प्राकृतिक आपदाएं एक साथ आती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ये चक्रवाती तूफान और दूसरी ओर बीते दो साल से हम झेल रहे हैं कोरोना को। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर सरकार बेहद चिंतित थी। प्रशासन हालांकि पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन एक और चुनौती इस चक्रवात के रूप में आई जिसको लेकर खासा तैयारियां यहाँ विद्युत विभाग ने कर रखी थी, क्योंकि जिन जिलों में कोविड सेंटर बनाए गए थे वहां यदि लाइट काट दी जाती है तो वहां जो कोरोना संक्रमित मरीज है, जो खासकर वेंटिलेटर पर है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई उपकरण इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं जान पर ये मुसीबत बन सकती थी। उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की, वहां जनरेटर उपलब्ध कराए और जो बिजली उत्पन्न करने वाले ऐसे उपकरण हैं जो लाइट यदि चली जाए तो भी उसके बाद भी वो काम करते हैं, कुछ घंटे तक वो स्टैंड बाई पर रख सकते हैं अपने मरीजों को। तो इस तरह की पूरी तैयारियां विद्युत विभाग की ओर से कर ली गई थी, और जो बड़े अस्पताल थे उनके ऊपर विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगातार कंट्रोल रूम बनाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसी के लिए जो प्रदेश के जितने भी तमाम ऐसे जो जिले थे जहां इस तरह की सूचनाएं कल भी मिल रही थी कि लाइट काट दी गई, कई गांवों के अंदर 12-12 घंटे तक लाइट कटी, लेकिन वहां भी इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली कि कोई मरीज को वेंटिलेटर के अभाव में या लाइट के अभाव में वेंटिलेटर नहीं मिला। बिल्कुल मुबारक, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई सरकार और प्रशासन जो है वो जिस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी को लेकर जो तूफान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर भी तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दोबारा आपका रुख करेंगे, इसी बीच हम आपको बता दें कमलेश हमारे साथ बूंदी से जुड़े हुए हैं। कमलेश, जिस तरीके से मुबारक ने बताया, अगर जयपुर की बात करें तो कल रात से यहां पर हल्की बूंदाबांदी होती हुई नजर आ रही है। तमाम इंतजाम यहां पर सरकार प्रशासन की ओर से किए गए हैं। बूंदी की बात करें तो वहां पर क्या कुछ नजारा? बूंदी को भी रेड अलर्ट पर रखा गया है। इसको लेकर प्रशासन पूरा मुस्तैद है। नियंत्रण पर जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित किया है तथा जिला कलेक्टर ने कल ताउते चक्रवात को लेकर सार्वजनिक विभाग, चिकित्सा विभाग और विद्युत विभाग की बैठक लेकर इन्हें मुस्तैद देने का निर्देश दिए हैं जी। और जिस तरह से ताउते तूफान की बात करें, चक्रवात की बात करें, तो बूंदी जिला रेड अलर्ट में रखा गया है। आज सुबह बुधवार को 5 बजे तक इसका यहाँ पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक ये पहुंचा नहीं है। हालांकि रात से ही हल्की फुल्की बारिश यहाँ हो रही है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है, जो कोरोना महामारी को और बढ़ावा दे सकता है। जी, जैसा कि आपने बताया कमलेश की रेड अलर्ट पर यहां फिलहाल बूंदी जिले को रखा गया है, तो क्या कुछ प्रशासन की ओर से इंतजाम की अगर हम बात करें कि वहां पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है, सेना पे जो जवान हैं उनको वहां पर अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, और साथ ही पुलिस के जो लोग वहां पर हैं वो किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना तो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी मुसीबत जो आन पड़ी है ये तूफान, इसको बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम? तो जिस तरीके से अगर रेड अलर्ट पर है तो क्या कुछ खास इंतजाम? जी प्रीति, बूंदी में एनडीआरएफ टीम, नगर परिषद की टीम और सेना तथा पुलिस विभाग को पूरा मुस्तैद रखा गया है। नालों की पहले ही सफाई करा दी गई थी तूफान की आशंका को देखते हुए, और जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। ऑक्सीजन को लेकर, विद्युत आपूर्ति को लेकर पहले से ही निर्देशित कर दिया गया है। लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कह सकते हैं एक और लोग खुश भी हो रहे हैं कि गर्मी से राहत मिली है, लगातार गर्मी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लोग परेशान थे क्योंकि लॉकडाउन लगने की वजह से वैसे लोगों को घरों में रहना पड़ रहा था, तो इस बात से भी लोग परेशान थे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली है, लोगों में सुकून है इस बात को लेकर। जी, बूंदी वैसे भी गर्म क्षेत्र में गिना जाता है। यहाँ का टेम्परेचर वैसे 45, 43 और 50 डिग्री तक होता है। हालांकि 2 दिन से जो चक्रवात का असर देखा गया उससे मौसम में खासा परिवर्तन हुआ है। बहुत ठंडक मौसम हो गई है, लोगों को काफी राहत हुई है। हालांकि लॉकडाउन के कारण लोग घरों में बिल्कुल कैद हैं, तो इससे उनको बहुत राहत मिली है।
ठीक है कमलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बता दें हमारे साथ किशन सेन जुड़ गए हैं बांसवाड़ा से। किशन, जिस तरीके से लगातार तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, कोरोना से लोग परेशान हैं, तूफान ने यहां पर कहर बरपाया हुआ है। अगर अपने प्रदेश की बात करें तो 12 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट यहां पर सरकार की ओर से जारी किया गया है। बांसवाड़ा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है वहां पर? देखिए प्रीति, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से सटा हुआ राजस्थान का बांसवाड़ा एक अंतिम छोर का जिला है। यहाँ पर पिछले 3 दिनों से बारिश राजस्थान के अंदर में एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ जो ताउते जो तूफान है उसके बाद के अंदर में अब लोगों की दोहरी चिंता हो गई है। दूसरी अगर खास बात करेंगे प्रीति तो बांसवाड़ा के अंदर में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसके भले ही प्रशासन अपने अलर्ट की बता रहा है, लेकिन लगातार जिन लोगों की मौत हो रही है उससे कहीं ना कहीं उन लोगों के घरों के अंदर में चिंता का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक मुसीबत टली नहीं प्रीति, और दूसरी तरफ ये जो ताउते तूफान आया है उसके अंदर में कहीं ना कहीं अब प्रशासन अपनी तरफ से अलर्टता जरूर बता रहा है, लेकिन विद्युत विभाग इस पूरे मामले के अंदर में विद्युत का जो तंत्र था वो बिल्कुल फेलियर साबित हो गया। और दूसरी एक और बड़ी बात करूंगा प्रीति, तो अभी बैसाख का महीना है लेकिन जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं अब सावन की जो मुहार होती है उस प्रकार का यहाँ पर दृश्य वो देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते अब यहाँ पर काफी मौसम है वो ठंडा हो गया है। अगर चिंता की अगर इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करेंगे तो प्रीति, तो ग्रामीण अंचलों के अंदर में अब जो इस सर्दी के जो मौसम, जिस प्रकार का मौसम ने अपनी करवट बदली है उससे कहीं ना कहीं गांव के अंदर में जो खांसी सर्दी बुखार के जो मरीज हैं उनके अंदर में कहीं इजाफा होगा। जो लक्षण कोरोना पॉजिटिव के अंदर में पाए जाते हैं वो आंकड़ों का कहीं ना कहीं अब इजाफा होगा। एक प्रकार से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए अब दोहरी मुसीबत है सामने आ रही है। हालांकि जिला कलेक्टर अंकित कुमार का साफ कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए सभी प्रकार की पूर्ण तैयारियां हैं। प्रशासन के पास में जितनी भी जो जरूरतमंद सुविधा होती है वो उनको सबको उपलब्ध करके है। रही बात जो ताउते तूफान की है प्रीति, तो ताउते तूफान को लेकर भी है जो एसडीआरएफ की टीम है वो अलग से अलर्ट उन्होंने करके रखी थी। दूसरी अगर चिकित्सा विभाग की जो होती है ऑक्सीजन बेड वगैरह की, उनकी भी उन्होंने ताउते तूफान से पहले ही पूर्ण तरीके से व्यवस्था करके रखी थी। हालांकि बांसवाड़ा के अंदर में ताउते का कोई खास असर नहीं देखने को मिला है, लेकिन पिछले 3 दिनों से बांसवाड़ा के अंदर में बारिश का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। जी प्रीति। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे किशन। इसी बीच हम आपको बता दें डूंगरपुर से साजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी साजिद, जिस तरीके से लगातार मामले तमाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसी को लेकर अगर हम बात करें कि तूफान जो है इसका कहर भी राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। डूंगरपुर की बात करें तो कल ही खबर आई थी कि डूंगरपुर में सबसे ज्यादा असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम? प्रीति जी, ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन और हर तरह से नगर परिषद और ये सभी मुस्तैद है। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी। और आला अधिकारी ने निर्देश दिए गए हैं कि आपका अपनी व्यवस्थाएं बिल्कुल तरह रखें और किसी तरह से लापरवाही नहीं रखें। तो इंतजाम की अगर बात करें, क्या कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं? आप खुद वहां पर गए होंगे, आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन इंतजाम कर रहा है, तो क्या कुछ चीजें इंतजाम में शामिल की जा रही है? इसमें जेसीबी और ट्रैक्टर और पुलिस मित्र वाले लोग खड़े हुए जो पेड़ पौधों को राह में गिरे हुए हैं उनको उठा के और ट्रैक्टर में भर के भेजा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, दोबारा आपका रुख करेंगे। और जिस तरीके से लगातार अपडेट तमाम सहयोगी यहाँ पर बता रहे हैं, मुबारक दोबारा आपके पास लौटना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी किशन और साथ ही साजिद ने हमें बताया कि वाकई प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, कोरोना को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो तूफान है उसको लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आमजन के साथ साथ मुबारक, अगर मवेशियों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कह सकते हैं कि मवेशियों के मरने की या उन्हें जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसकी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो कह सकते हैं कि आमजन के साथ साथ यहाँ पर जो घर पे और मवेशी लोग हैं, माफ कीजिएगा, जो मवेशी है उनका ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है, उनके लिए भी इंतजाम किए जाने चाहिए। जी प्रीति, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह के हालात प्रदेश में अभी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 प्राकृतिक आपदाएं एक साथ आना एक बड़ी चुनौती प्रशासन और सरकार के लिए, वही आमजन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का पहले कोई अनुमान लगाना बिल्कुल पता नहीं लग पाता है किस तरह की आपदा है, कितना नुकसान कर सकती है। तो जो आपने कहा कि आमजन के साथ मवेशियों का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है, क्योंकि मवेशियों का रहना या उनके साथ किसी तरह की घटना या उनके साथ उनकी मृत्यु
हो सकती है। इस प्राकृतिक आपदा के अंदर भारी नुकसान किसान परिवारों को हो सकता है, क्योंकि किसानों की आजीविका चलाने में मवेशियों की बड़ी भूमिका रहती है। किसानी से जुड़े क्षेत्रों के अंदर खासकर इस चीज को देखा जा रहा है। और बात करें दक्षिणी राजस्थान की, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर जो क्षेत्र है वो कृषि बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। कृषि से जुड़ी हुई चीजें वहां जरूर देखी जाती है, क्योंकि पानी की आवक उधर नदियों की ज्यादा होने के चलते जो मध्य प्रदेश और गुजरात की ओर से पानी की जो नदियां आती है वो उन जिलों के अंदर आती है। जिलों के आने के कारण यहाँ कृषि से जुड़ी चीजें भी बढ़ जाती है और मवेशियों की संख्या भी इन जिलों के अंदर ज्यादा है। तो प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ की टीम है वो बीते मंगलवार को जब प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई, केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई, उसके बाद प्रशासन अलर्ट रहा और प्रशासन ने जो नदी और नालों के पास जितने भी ग्रामीण जो क्षेत्र थे, जो गांव बसे हुए थे, उनको लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। मवेशियों को खासकर इन ग्रामीण क्षेत्रों में अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि मवेशियों को घर से बाहर न निकाले, 4 से 5 दिन के चारे की व्यवस्था अपने घर पे ही करें, ताकि मवेशी यदि बाहर जाते हैं, नदी का उफान यदि ज्यादा हो जाता है तो नदी के साथ वो बह सकते हैं। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई थी। जेसीबीयां जो इन गांवों के अंदर लगा दी गई थी, ताकि किसी तरह की जरूरत पड़े, कहीं फंसाव की स्थिति बने या कोई भी इस तरह की घटना होती नजर आए तो पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है। और ग्रामीण क्षेत्रों के बाद जो नदी के पास जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए नावों की व्यवस्था कर दी गई थी। हालांकि उदयपुर से भी कई नावें मंगवा ली गई थी, बांसवाड़ा में जो मौजूद थी प्रशासन के पास उनको भी काम में लिया जा रहा है। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हालांकि कर दी गई थी और मवेशियों और जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े वो ज्यादा इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। और खास बात जो आपने कही, कोरोना का जो समय उसको देखकर भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बीते 5 दिन से आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। लेकिन अब जब मौसम में परिवर्तन हुआ तो उसके बाद लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही है कि इस मौसम के परिवर्तन के बाद कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। और जो जिन क्षेत्रों में जहां कोरोना की संख्या कम देखी जा रही थी ग्रामीण परिवेश, बिल्कुल मुबारक। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब आम जन सरकार का सहयोग करता हुआ नजर नहीं आएगा, प्रशासन का सहयोग करता हुआ नजर नहीं आएगा, तब कह सकते हैं कि कोई भी मुसीबत यहां पर आए उसका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से तमाम जन जो है वो सहयोग कर रहा है तो उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई तूफान और कोरोना दोनों से यहां पर लड़ाई लड़ते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में जीत भी यहां पर हासिल होगी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें चित्तौड़गढ़ से गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, जिस तरीके से लगातार तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र की जानकारी वो यहां पर साझा कर रहे हैं कि तूफान को लेकर क्या कुछ असर और क्या कुछ कहर वहां पर नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ इंतजामात? प्रीति, बताना चाहूंगा रात को लगभग 10 बजे के आसपास चक्रवात का जिले में प्रवेश हुआ था, लेकिन जिस तरह से गुजरात में इसका असर देखा गया था उससे बहुत कम असर चित्तौड़गढ़ में देखा गया है। लेकिन तेज हवाओं के कारण आम जन को काफी परेशानियां हुई है। कई जगह होर्डिंग उड़ने की भी सूचना यहाँ पर मिली है, लेकिन जनहानि की सूचना बिल्कुल नहीं है। और रात भर से बरसात का दौर अभी भी चल रहा है। मध्यम से तेज बरसात रात भर में हुई है, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। वही जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहाँ पर की है और 2 जगह कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किए हैं। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में और नगर परिषद में यहाँ पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके अलावा एनडीआरएफ और नगर परिषद की जो कर्मचारी हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है किसी भी आपदा से निपटने के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इतना असर अभी हम लोग देखने को नहीं मिला है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो कुछ सूचना वहां से पेड़ गिरने की आ रही है, लेकिन वहां पर भी किसी जन आने की सूचना नहीं है। ठीक है। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई जिस तरीके से आपने कहा कि गुजरात में जो असर इस तूफान का देखने को मिल रहा है उससे टकराने के बाद अब राजस्थान की ओर जो तूफान रुख करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में या फिलहाल इसका असर जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें बीकानेर से के सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। के सिंह, जिस तरीके से अगर बात करें लगातार 12 जिले ऐसे हैं प्रदेश में जहां पर प्रशासन को सरकार की ओर से अलर्ट मोड पर कर दिया गया है कि कभी भी तूफान का कहर यहां पर देखने को मिल सकता है। तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। बीकानेर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ? के सिंह, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें जिस तरीके से लगातार मामले एक और कोरोना के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर तूफान का कहर भी देखने को मिल रहा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, दोबारा उनका रुख करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर कोरोना के साथ साथ ताउते तूफान का क्या कुछ कहर देखने को मिल रहा है। के सिंह, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बताएं।
जी, केके सिंह, जिस तरीके से लगातार तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में कोरोना को लेकर और साथ ही तूफान जो है इसको लेकर क्या कुछ कहर वहां पर दिखाई दे रहा है। सरकार की ओर से तमाम इंतजामात वहां पर किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि आम जन के अंदर इन दोनों बातों को लेकर काफी डर बना हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, बीकानेर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ? देखिए, बीकानेर की जहां तक बात करें हम, बीकानेर एक सोलर का हब है और खास तौर पर बिजली जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर सोलर प्लेट्स को बांधने की बात कही गई है। किसानों को ये सलाह दी गई है और सोलर कंपनीज को सलाह दी गई है, क्योंकि इस तरह का तूफान में कहीं ना कहीं ये प्लेट्स है, सोलर प्लेट्स वगैरह उड़ सकती हैं। इसके चलते ये सब कुछ व्यवस्था के बारे में कही गई है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, विभागों ने, बिजली विभाग ने पूरी तरह से हर जगह पोल अलग अलग जगहों पर भेज दिए हैं जहां पर इस तूफान से नुकसान होने की संभावना, बिजली आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए बीकानेर की बीकेसीएल जो कंपनी है उसने बीकानेर में 24 घंटे अस्पताल के लिए, खास तौर पर जहां पर कोरोना पीड़ित रोगी भर्ती हैं उनके लिए कंटिन्यू बिजली का संचार हो सके, वहां पर भी तमाम व्यवस्थाएं और 16 टीमें लगभग बनाई है जो बराबर इसका ध्यान रख रही है। उसके अलावा हम बात करें बीकानेर के जिला कलेक्टर नमित मेहता की, जो कि पूरी तरह से जिले के अंदर जगह जगह घूमकर इसको देख रहे हैं। अब चूंकि 2 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार 2 दिनों से सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मौसम सुहाना बना हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कब ये तूफान आ जाए। जी, तो उसको लेकर कह सकते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि कलेक्टर की ओर से भी तमाम इंतजामात किए गए हैं, लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के साथ साथ तूफान जिस तरीके से लगातार आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, उसको लेकर तमाम इंतजामात वहां पर किए गए हैं। अपने अपने घरों में रहा जाए तो कह सकते हैं कि स्थिति इतनी भयावह नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात के बाद जिस तरीके से राजस्थान में तूफान आया है तो इसकी रफ्तार धीमी हो गई है। जी बिल्कुल, अगर हम माने गुजरात में जिस तरह का तूफान था, उसके बाद में बीकानेर और खासतौर पर राजस्थान में आते आते वहां पर रफ्तार इसकी धीमी हो गई है और इससे ऐसा लग रहा है कि नागौर से ही कहीं ये तूफान है वो कहीं चेंज होने की बात कही जा रही है और ये तूफान से इतना नुकसान नहीं होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि अभी तूफान आना बाकी है। जी ठीक है, केके सिंह हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको बता दें, काफी देर से हमारे सहयोगी मुबारिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुबारिक, कुछ राज्यों से इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर लैंडफॉल जो है वो लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एटलीस्ट राजस्थान प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इस तरह की कोई स्थितियां नहीं देखने को मिल रही। जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह की हम बात करें, क्योंकि जो तटीय राज्य हैं उनके अंदर इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं, या जहां समुद्र या नदी के किनारे जो राज्य स्थित होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से हम बात करें, राजस्थान जिस भौगोलिक परिवेश में स्थित है तो वहां इस तरह के हालात हालांकि अभी तक देखने को नहीं मिले, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण यहाँ उस तरह के जो लैंडस्लाइडिंग, क्योंकि अधिक बारिश और जो मट्टी के अंदर जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है उसके आधार पर डिसाइड करती है किस तरह के वहाँ जमीन है, क्योंकि राजस्थान की जो जमीन है वो मरुस्थलीय जमीन है, तो यहाँ इस तरह के देखने को नहीं मिलते। लेकिन राजस्थान के अंदर भी जिस तरह हमारे जो सहयोगियों ने बताया कि प्रदेश के अंदर हल्की बूंदाबांदी, हल्की कई जिलों में तेज बारिश, कई जगह जैसे उदयपुर है वहाँ नदियों का जो एक मिलन होता है, उन क्षेत्रों के अंदर हालांकि बारिश ज्यादा है। लेकिन तमाम जो प्रशासन की जो टीमें हैं, हर जिले के अंदर अलग अलग टीमें मुस्तैद कर दी गई है, संभाग स्तर पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है। तो हालांकि ऐसी कोई चिंताजनक तस्वीरें अभी तक प्रदेश में सामने नहीं आई है और ना ही आगामी दिनों में ऐसी उम्मीद है, क्योंकि अब आज 2 बजे तक का ये टाइम दिया गया मौसम विभाग की ओर से, इसका असर कम हो जाएगा। अभी फिलहाल 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से उन जिलों के अंदर हवाएं चल रही, जो कि बिल्कुल मुबारिक। और अगर बरसात की बात करें तो वो भी हम कह सकते हैं कि सुबह से काफी हल्की हल्की देखने को मिल रही है, वाकई इतना असर नहीं यहाँ पर दिखा। जी प्रीति, बिल्कुल। राजधानी जयपुर की हम खासतौर पर बात करें तो जयपुर के अंदर कल रात से ही हल्की बूंदाबांदी बारिश लगातार जारी है, जो कि मौसम सुहाना कर देती है। लेकिन एक चिंताजनक जो तस्वीर आगामी दिनों में हो सकता है देखने को मिले, कई विशेषज्ञ इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम इस बारे में चर्चा कर रही है कि कोरोना जब राजधानी के अंदर फैला हुआ है, पूरे प्रदेश भर के अंदर फैला हुआ है, हालांकि बीते 2 से 3 दिनों में आंकड़ों में जरूर कमी आई है, लेकिन अब जो मौसम का परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, चिकित्सा विभाग के लिए चिंताजनक तस्वीरें सामने खड़ी कर सकता है, क्योंकि
मौसमी बीमारियों का एक प्रकोप अब देखने को बिल्कुल मुबारक, आप सही कह रहे हैं कि इन्हीं दिनों में मौसमी बीमारियां हैं वो भी काफी बढ़ती हुई नजर आती है। कोरोना पहले से पिछले 1.5 साल से लगातार उसे झेलते हुए आ रहे हैं, तो वाकई ही स्थितियां पैनिक ना हो, लोग ना डरे, क्योंकि पहले से लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं। तो इसको लेकर प्रशासन लगातार इंतजाम करता हुआ नजर आ रहा है, सरकार की ओर से भी तमाम बैठकें की जा रही है। बिल्कुल मुबारक, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें कुंभलगढ़ से हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी रविंद्र, अगर हम कुंभलगढ़ की बात करें तो वहां पर तूफान को लेकर क्या कुछ इंतजाम सरकार की ओर से और कितना असर? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि राजसमंद जिले के कलेक्टर महोदय ने चारों तरफ से चारों चौकम काम कर दिया गया है, प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। जी तूफान, आवाज कट रही है मैडम, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझे सही तरीके से सुनाई दे रही है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। कुंभलगढ़ में देखा जा रहा है कि कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है और कोरोना की महामारी चलते हुए प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी के निर्देश के अनुसार 4 अधिकारियों को आदेश दे दिया है, ग्राम पंचायत को आदेश दे दिया गया है कि कच्चे बस्तियों के अंदर रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बिजली के खंभों के तार के नीचे रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। अस्पतालों की अगर हम बात करें, क्योंकि रविंद्र इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कोरोना के मामले भी हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो अस्पतालों की अगर बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन की बात करें या तमाम ऐसे उपकरण हैं जो बिजली से अस्पतालों में चलते हैं, तो बिजली आपूर्ति अगर बंद हो जाती है तो उस दौरान हॉस्पिटल्स में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है मरीजों को। तो इस तरह की स्थिति ना देखने को मिले, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम कुंभलगढ़ में? जी प्रीति, ये तूफान आने से पहले कलेक्टर ने आदेश दे दिया था हॉस्पिटल विभाग को, जिससे जनरेटर की व्यवस्था कर दी गई है और किसी भी प्रकार की कोरोना महामारी के मरीज के कारण किसी भी कारण कोई दिक्कत नहीं आवे, इससे पहले प्रशासन ने अलर्ट कर दिया था। आमजन का क्या कुछ कहना है? आमजन का ये कहना है कि प्रशासन कुंभलगढ़ का एक्टिव है और किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी हानि होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, मौसम विभाग की अगर हम बात कर ले तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट कि आने वाले दिनों में, बाकी 2-3 दिनों में इसी तरीके का मौसम रविंद्र देखने को मिलेगा या लोग उम्मीद कर सकते हैं? हालांकि लोग इस बात से खुश हैं कि बरसात होने से एटलीस्ट गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ज्यादा दिन तक लोग बरसात को भी नहीं सहन कर पाते, तो उसको लेकर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? आने वाले दिनों में कब तक यहाँ पर इसी तरीके से बादल छाए रहेंगे? बादल 3 दिन तक का बता रहे हैं मौसम विभाग कि 3 दिन तक ये कंटिन्यू ऐसी हालात रहेंगे और जो हवाओं के साथ, तेज हवाओं के साथ जो बारिश गिरती है उससे बचाव के लिए प्रशासन ने हर एक गांव के अंदर अलर्ट कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र से लेके तहसील, पटवारी, हर एक प्रशासनिक को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी ग्रामीण को नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार और प्रशासन लगातार यहाँ पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि आम जन को कोरोना के साथ साथ यहाँ पर जो आम जन है उन्हें भी किसी तरह की परेशानी का ना सामना करना पड़े। मुबारक, जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने बताया कि वाकई ही कोरोना के साथ साथ तूफान का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ हम ये भी जाएंगे कि जिस तरीके से माना कि सरकार की ओर से यहाँ पर पूरी तरीके से लॉकडाउन जो है वो अपने राजस्थान प्रदेश में लगा हुआ है, यातायात कुछ हद तक पूरी तरीके से बंद भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि दवाइयां, स्पेशली दवाइयों की बात करें या वैक्सीन की बात करें, उसको लेकर अगर तूफान ज्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं यातायात में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तमाम ट्रक जो है जो दवाइयां और वैक्सीन लेकर आती है उन पर भी असर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की मुबारक कोई आपके पास अपडेट आई हो और अगर इस तरीके से स्थितियां बनती है तो सरकार क्या कुछ रुख अपनाएगी? जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा, देखिए जो मेडिकल टीम है उनके जो कंटेनर जाते हैं दवाइयों के एक जिले से दूसरे जिले में, पूरी तरीके से परिवहन विभाग भी इसमें पूरी एक तरीके से एस्कॉर्ट उनको देता है, पूरी तरह की तमाम व्यवस्थाएं हालांकि इसको लेकर है। लेकिन प्रीति, जैसा कि आपने बताया कि इसका असर देखने को आम जनजीवन पर इस तरीके से मिलेगा कि जो मंडियां हैं जहाँ फल सब्जियां आती है, जिसकी प्रदेश भर के अंदर दूसरे राज्यों से जो सब्जियां आती है, दूर वर्ग वहाँ काम करता है। हालांकि लॉकडाउन के चलते भी प्रशासन ने, सरकार ने उसको मंडियों को खोलना जारी रखा, क्योंकि आम जनजीवन पर असर नहीं पड़े। जो दैनिक उपयोग की जो चीजें उनको ओपन रखा ताकि आम लोगों को, जो बीते दिनों में जो लॉकडाउन था बीते वर्ष, उसके अंदर
कालाबाजारी की इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी, उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया और बहुत सारी चीजों में जो दैनिक जन उपयोगी जो चीजें थी उनके अंदर छूट हालांकि सरकार की ओर से दी गई। उसके बावजूद जब अब ये प्राकृतिक आपदा आ गई है तो मजदूर वर्ग जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ था उसके ऊपर भी खासा असर देखने को मिला, क्योंकि जैसे चाहे जो कंस्ट्रक्शन में जो जैसे सीमेंट काम आती है, बजरिया काम आती है, तो इस तरह की तमाम जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि गीली जो बजरी हो जाती है, गीली सीमेंट हो जाती है, उसके बाद वो काम नहीं आ सकती। तो मजदूर वर्ग को अभी तक जैसे 3 दिन हो गए तो मजदूरों में हालांकि जो दिहाड़ी मजदूर है उनके ऊपर इसका असर देखने को मिला, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा है, परेशान है। जो मंडियों में मजदूर जाते थे, लोडिंग अनलोडिंग का जो काम करते थे, जो सब्जियां आ रही थी उनमें महंगाई देखी जा रही है, क्योंकि जो बाहरी राज्यों से आ रही थी उनमें बारिश के कारण गलावट की जो शिकायतें आ रही है और उसी के चलते कहीं ना कहीं सब्जियों की हर सब्जी पर प्रति किलो 1 से 2 रुपए लगातार बढ़ भी रहे। तो इस तरह की तमाम व्यथाएं पूरे शिकायतें भी प्रदेश भर से मिल रही है, तमाम चीजें सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग की कोरोना के टाइम तो परेशान था ही, लेकिन अब जो बीते 3 दिन है इसके चलते मजदूर वर्ग पर भी आर्थिक भार देखा जा सकता है, क्योंकि जो मजदूरी किया करते थे, दिहाड़ी मजदूर जो थे उनके प्रतिदिन की जो मजदूरी हुआ करती थी, जिससे अपने घर चलाया करते थे, उसके ऊपर खासा असर पड़ा है, क्योंकि उन्हें काम धंधे नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं प्रीति सामने आ रही है। बिल्कुल, और यही एक बड़ी वजह मान सकते हैं जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है कि यहां पर लोगों की जान पर भी ना बने और कुछ ऐसे इंतजाम किए जाए कि जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से और स्मूथली यहां पर चलती हुई नजर आए। बिल्कुल, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें जयपुर से हमारे सहयोगी रहमतुल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रहमतुल्ला, अगर हम बात करें 12 देर रात से जिस तरीके से लगातार बरसात होती हुई नजर आ रही है और पिछले 12 घंटे से ये कहा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान का असर गुजरात के कंपैरिजन में राजस्थान में काफी कम देखने को मिल रहा है, तो वाकई आपको लगता है कि इस तरीके की स्थितियां हैं फिलहाल? देखिए, गुजरात में जो तूफान की रफ्तार थी वो बहुत ज्यादा थी, 150 प्रति घंटा की रफ्तार थी। अब जहां राजस्थान पहुंचते फिलहाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो चुका है। बहुत आगे से अगले 12 घंटे तो और भी कम हो जाएगी। मौसम विभाग के जानकारों ने ये बताया कि अगले 12 घंटे और 24 घंटे के बाद में बिल्कुल इसका असर कमजोर हो जाएगा। रात को देर रात उदयपुर और सिरोही जो गुजरात की जो सीमा सटी है वहां से ताउते तूफान है राजस्थान में एंट्री की है। उसके बाद में भी जयपुर आज दोपहर तक जो जयपुर में तक पहुंचने की संभावना। फिलहाल जो ये बारिश चल रही है तूफान की बारिश का असर है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से दोपहर के बाद में जो है भारी बारिश आने की पूरी संभावना है। और जिस तरीके से बता दें कि जो सौराष्ट्र गुजरात है, अहमदाबाद है, इस क्षेत्र में काफी भारी तादाद में बारिश हुई, तूफान है वहां पर बड़ा ज्यादा असर दिखाया, लेकिन अब रफ्तार कम हो गया। आगे जो राजस्थान के बाद में यूपी का जो पश्चिमी भाग है वहां तक ये तूफान पहुंचेगा। उसके बाद में शायद हो सकता है कि धीरे धीरे कम हो जाए और वहां तक की फिलहाल मौसम विभाग ने जानकारी दी है। और फिलहाल इसे बता दें कि किसानों के लिए उन्होंने कल एक प्रेस नोट जारी करके मौसम विभाग ने जो सुझाव दिए, उन्होंने कहा कि अपनी फसल को जो है वो ढक कर रखे, यानी पूरी तरह से उन्होंने अलर्ट करने की चेतावनी दी है। फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे के बाद में फिलहाल को राजस्थान में बड़ी भारी तादाद में बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि वाकई अगले और 12 घंटे की बात करें तो इस तूफान का असर जो है वो और भी धीरे धीरे यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। रहमतुल्ला, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से कोरोना के साथ तूफान का कहर देखने को मिल रहा है, तमाम जगहों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी कल रात से होती हुई नजर आ रही है, जिससे कि मौसम काफी खुशनुमा होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब सवाल ये कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर वाकई ही पानी जो है वो बढ़ जाता है। अधिकतर ये देखने को मिलता है कि कुछ इलाके जो है वो नीचे होते हैं, वहां पर हल्की फुल्की बरसात हो उससे भी पानी बढ़ जाता है, और यहां पर तो चक्रवाती तूफान का कहर है, तो इस वजह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में वहां पर पानी ना बढ़ जाए, पानी का स्तर ज्यादा बढ़ गया तो लोगों के घर डूब जाते हैं। उसको लेकर प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम, कुछ ऐसे जिले या कुछ ऐसी जगह जहां पर लोगों को शिफ्ट किया गया हो दूसरी जगह? देखिए, ऐसी फिलहाल कोई राजस्थान में ऐसी कोई संभावना है भारी बारिश की कोई संभावना नहीं, इसलिए फिलहाल ऐसी को राजस्थान में स्थिति नहीं बनी हुई है। लेकिन जब भी बारिश होती है, ज्यादा बारिश आने की संभावना होती है, जो ये मौसम विभाग ने हालांकि अलर्ट कर ही दिया है, सभी जिला कलेक्टर को, आपदा प्रबंधन को भी अलर्ट कर दिया है कि इस बारिश आने की संभावना, तूफान आने की संभावना है। तो यानी कि जो माकूल इंतजाम होते हैं वो प्रशासन ने कर दिए। किस तरीके से, जैसे आपने बताया ढलान की जगह को, तो कई ऐसे है घरों को शिफ्ट करना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि घरों को शिफ्ट करने में समय भी लग जाता है, लेकिन जो आपदा प्रबंधन है, जो इंतजामात, माकूल इंतजामात होते हैं वो कर देते हैं। और
भारी बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है राजस्थान में, और हल्की फुल्की बारिश जरूर होगी। तूफान का असर तो जरूर है, फिलहाल तूफान का असर कम होता जा रहा है और किसान को फसल को नुकसान जरूर पहुंचेगा इस बारिश से। तो इसमें बता दें कि किसान और कोरोना के साथ साथ ये जो संकट है ये बहुत ही विपदा है आम लोगों के साथ में। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं रहमतुल्लाह कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, तमाम मौसम वैज्ञानिक भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान में इस तूफान का असर और भी कम होता हुआ नजर आएगा। तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि कोरोना से जिस तरीके से लड़ाई यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट एक लड़ाई से जो बीमारी है उससे यहाँ पर लड़ते हुए नजर आए और तूफान जो है उसका कहर आने वाले दिनों में और भी कम होता हुआ नजर आए। दोबारा आपका रुख करेंगे, इसी बीच दिल्ली चलते हैं। आपको बता दें दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से लगातार देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिल रहा है, अगर राजस्थान प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी 12 जिलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमित शाह की ओर से स्पेशली कल फोन पर बातचीत की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में वाकई कहर ज्यादा देखने को मिलता है तो तमाम इंतजाम यहां पर केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान प्रदेश में कराए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि वाकई तमाम सरकारें मिलकर कामकाज करने में जुटी हुई है। ये ऐसा समय, संकट का समय होता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य करती हैं। एनडीआरएफ अलर्ट मोड पे होती है। मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। भारत सरकार के मौसम विज्ञान ने आधे घंटे पहले भी एक अलर्ट जारी किया है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी और लगातार बारिश होगी, जिसमें उन्होंने एरिया जो मेंशन किया है वो दिल्ली एनसीआर का। दिल्ली में बारिश शुरू हो चुकी है, एनसीआर में भी कई जगहों से बारिश की खबरें आ रही हैं। बहादुरगढ़ है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, बल्लभगढ़ है, नोएडा, पानीपत, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। तो ये हरियाणा और दिल्ली का वो इलाका है जहां लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा राजस्थान के इलाके की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो राजस्थान का इलाका मेंशन किया है वो भरतपुर का है, नागौर का है, अलवर का है। जिस पर अगले 2 घंटे में चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा अगले 2 घंटे लगातार वहां बारिश रहेगी और तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। तो लगातार आप देखिए मौसम विभाग इस पे नजर बनाए हुए, इसके अलावा केंद्र सरकार नजर बनाए हुए कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। आप देखिए मौसम विभाग ने उससे पहले यानी आधे घंटे से पहले भी एक अलर्ट जारी किया था दक्षिणी राजस्थान को लेकर और बताया था कि 12 घंटे का वहां पे आज मौसम रहेगा। उदयपुर को लेकर भी अलर्ट जारी किया था। ऐसे ही दिल्ली और फरीदाबाद को लेकर भी कहा था कि लगातार आज बारिश चलेगी। तो आज और कल यानी कि 2 दिन तक लगातार मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया और दिल्ली एनसीआर के लिए स्पेशल मैं आपको बता दूं कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि ये हवा भी बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और 2 दिन तक पूरे नॉर्थ इंडिया में अच्छी बारिश का अनुमान है, जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा का ये इलाका शामिल है। तो इसको लेकर देखिए मौसम विभाग को अलर्ट है, साथ में केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए। गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं और उन्हें केंद्र सरकार से पूरा भरोसा दे रहे हैं कि कोई भी आपको आवश्यकता होगी तो मदद की जाएगी। वहीं आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, ये ताउते तूफान का ही असर है जो यहाँ बारिश देखने को मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर भी आज गुजरात में दीव के दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ हवाई सर्वे करेंगे। उसके बाद अहमदाबाद में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में दिल्ली से भी भावनगर के लिए रवाना होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और कह सकते हैं कि जिस तरीके से गृह मंत्री, तमाम मंत्रीगण जो है लगातार यहाँ पर लोगों की जान बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तमाम बैठकें यहाँ पर की जा रही है, कोरोना को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। उसके साथ साथ कह सकते हैं कि चक्रवाती तूफान को लेकर भी तमाम मंत्रीगण की ओर से समीक्षा की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरीके से आने वाले दिनों में यहाँ पर स्थितियां जो है वो और पैनिक ना हो, उसको लेकर इंतजाम किए जाए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी सुबह से ही लगातार बरसात होती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली का मौसम जो है वो काफी खुशनुमा नजर आ रहा है, लेकिन परेशानी की बात करें तो लोगों को क्या कुछ परेशानी बरसात से? प्रशांत जी प्रीति, देखिए सुबह से दिल्ली में बारिश चल रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, कभी हल्की बारिश, तेज बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो असर है वो हवाओं का है। आप देखिए कि वैसे कोरोना लगा हुआ है लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज खुली हुई हैं, टीकाकरण के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन अगर बारिश इसी हिसाब से चलती रहेगी, हवाएं चलती रहेंगी तो टीकाकरण नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपने महाराष्ट्र और गुजरात में भी देखा था, ताउते के कारण टीकाकरण को रोक दिया गया था, बकायदा सूचना जारी की गई थी। तो हो सकता है कि दिल्ली में आज टीकाकरण पे इसका काफी असर देखने को मिले। अगर आज और कल दिल्ली में अच्छी बारिश होती है तो लोग
अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे तो पहला असर इसका होगा कि कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरे जो निचले इलाके होते हैं जहाँ पे जल्दी पानी भर जाता है, तो वहां पे दिल्ली की तीनों एमसीडीआई हैं वो अलर्ट मोड पे हैं कि अगर पानी भरता है तो उसे निकाला जाए, जिससे कि लोगों को ज्यादा समस्या ना हो। क्योंकि दिल्ली में आप देखिए जब भी पानी भरता है मच्छर पनपते हैं और उससे एक डेंगू और काफी ऐसी मच्छर जनित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, रोग होती हैं। दिल्ली पहले ही कोरोना से जूझ रहा है, तो दिल्ली में नगर निगम और सरकार नहीं चाहेगी कोई नई बीमारी अब पैदा हो जिसके कारण दिल्ली वासी परेशान हो। उसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण असर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे। आपने देखा होगा गुजरात और महाराष्ट्र में भी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए थे। दिल्ली में जैसा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि उस दौरान अगर हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगी और तेज बारिश होंगी तो विजिबिलिटी निश्चित रूप से कम होती है, जिसके कारण फ्लाइट्स पे भी असर पड़ेगा। जो फ्लाइट लिमिटेड रूप से चल रही हैं उसके संचालन पे भी असर देखने को मिल सकता है। जी प्रीति, वहीं अगर प्रशांत यातायात की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन वहां पर लगाया गया है और उसके बाद में मेट्रो जो है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, तो प्रशांत तमाम बसें वहां पर ऐसी चलाई गई है जिससे कि जो लोग हर दिन ड्यूटी पर जाते हैं उन्हें परेशानी का ना सामना करना पड़े। तो बरसात अगर तेज हो रही है, हवाएं वहां पर तेज चल रही है, तो इस दौरान कह सकते हैं कि यातायात पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, यातायात पे काफी असर देखने को मिलता है। जब तेज बारिश होती है तो निश्चित रूप से लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते। उसके अलावा जो दूसरा आप यातायात पे असर समझना चाह रहे हैं वो देखिए कि ट्रैफिक लाइट्स जो भी होती हैं, कई जगह ऐसा देखा जाता है कि दिल्ली में जब ज्यादा बारिश होती है तो ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाते हैं और ट्रैफिक सिग्नलों पे पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रह पाते, जिसके कारण दुर्घटना का भी अंदेशा बन जाता है। तो निश्चित रूप से बारिश जितना ज्यादा बढ़ेगी दिल्ली वासियों का परेशानी भी बढ़ेगी। हालांकि कुछ लोग काफी खुश हैं कि मौसम सुहाना है, क्योंकि अधिकतर जगह लॉकडाउन के कारण लोग घरों पे हैं, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज वालों को परेशानी हो रही है। तो बारिश का एक फायदा ये देखने को मिलेगा कि अनावश्यक रूप से जो लोग निकलना चाह रहे थे वो लोग अब घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, वो अपने घरों पर ही बैठे रहेंगे। कौन कौन सी टीमों को तैनात किया गया है प्रशांत? जी देखिए प्रीति, केंद्र सरकार ने जो तैनाती की है, केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय में एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पे रखा है। जिन राज्यों को आवश्यकता है उन्हें कहा गया है कि आप आवश्यकता होने पर मांग सकते हैं। इसके अलावा वायुसेना अलर्ट मोड पे, हालांकि की जाती है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है। अगर वहां तेज बारिश हुई तो भूस्खलन वगैरह या कुछ पहाड़ी का कोई छोटा हिस्सा गिरने की संभावना बनी रहती है, तो वहां के लिए विशेष अलर्ट किया गया है गृह मंत्रालय ने। उसके अलावा दिल्ली राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट मोड पे रखा है, एनडीआरएफ को अलर्ट पे रखा है और नगर निगम ने भी अपने स्तर पर तैयारी की है कि कहीं पानी के कारण रास्ते ब्लॉक ना हो जाए, छोटी कच्ची बस्तियों में पानी ना भर जाए, तो उन्होंने भी अपनी टीम को अलर्ट मोड पे रखा है और अपने अपने कंट्रोल रूम बना रखे हैं कि जहां लोग सूचना दे सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन उनका पूरा सहयोग करेगा। दिल्ली पुलिस को लेकर अलर्ट मोड पे है। तो कुल मिलाकर प्रशांत कह सकते हैं कि वाकई तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार यहां पर अलर्ट मोड पर है और आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं इस तूफान का कहर जो है, इसका असर जो है वो तमाम जगहों पर कम देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले ही कोरोना को लेकर तमाम इंतजामात यहां पर सरकार कर रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों, अगर एक और महामारी और दूसरी ओर जो तूफान है वो एक साथ आ गया तो लोगों को ज्यादा स्थितियां जो है पैनिक होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल मुबारक, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी प्रशांत ने भी बताया कि वाकई तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और आप सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं, आपने भी बताया कि यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करें तो 12 जिलों के अलावा भी और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर सरकार की ओर से लगातार तैनाती के निर्देश दे दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये तूफान जो है वो और विकराल रूप लेता है तो क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए जाएं। किसानों की अगर हम बात करें मुबारक, यहां पर तो किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में भी काफी परेशानी उन्हें हुई और धीरे धीरे अब उम्मीद की जा रही थी कि 2021 में स्थितियां सही होगी, लेकिन यहां पर और भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस बरसात से किसानों की बात करें तो उन्हें क्या कुछ नुकसान? मुबारक जी प्रीति, देखिए आपने जिस तरीके से बताया कि किसानों के ऊपर इसका असर देखने को मिला है और भी जो हमारे संवाददाता प्रदेश भर से लगातार इस चक्रवाती तूफान और कोरोना महामारी के बीच नजर बनाए हुए हैं, लगातार खबरें चलाई जा रही हैं, लगातार बड़े अपडेट न्यूज इंडिया के माध्यम से दर्शकों को दिए जा रहे हैं। उसके अंदर खास बात ये रहने वाली है जो ये चक्रवात और जो महामारी है इसको लेकर, जो चक्रवात को खासकर हम बात करें जो बीते 2 दिन से प्रदेश के अंदर अपनी सक्रियता को लगातार दिखा रहा है, तो उसके ऊपर देखिए प्रशासन की ओर से गाइडलाइन
गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने भी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे, पूरे देश भर के अंदर जो राज्य इससे प्रभावित होने वाले थे, उनको गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आपातकाल बैठक बुलाई। यदि किसी भी राज्य को जरूरत पड़ती है तो केंद्र सरकार पूरी तरीके से तमाम मदद के लिए तैयार रहेगी। हालांकि वायुसेना को भी अलर्ट मोड पर ले लिया गया था। यदि कहीं ऐसी घटना देखने को मिलती है जहां आम जनजीवन को बचाना पहली प्राथमिकता होगी, तो उसके लिए भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर और प्लेन वगैरह पूरी तरीके से तैयार मिलेंगे। और साथ ही हम बात करें कृषि बहुल क्षेत्रों की, तो कृषि बहुल क्षेत्रों को लेकर जो गाइडलाइन है उसमें खास तौर पर ये कहा गया है कि पेड़ों के नीचे जनरली जो चीजें हुआ करती है, किसानी से जुड़ी हुई जो चीजें हुआ करती है, उनको लेकर कहा गया है पेड़ के नीचे अपने पशुओं को ना बांधे, जो टीन शेड है उनके नीचे ना बांधे। क्योंकि बहुत सारी राजस्थान से ही ऐसी खबरें देखने को मिली है जहां पर मवेशियों को अगर पेड़ के नीचे बांधा गया है तो आकाशीय बिजली गिरने से भी उनकी मौत की खबरें सामने आई है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुबारिक, किस तरीके से जो भी इंतजामात या जो भी अलर्ट यहां पर प्रशासन की ओर से आमजन को दिए गए हैं, उन तमाम चीजों को यहां पर आमजन को मानना होगा, तभी कह सकते हैं कि कोरोना और इस तूफान से आमजन बचता हुआ नजर आएगा। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार कोरोना के साथ साथ चक्रवाती तूफान का कहर भी देखने को मिल रहा है। अपने प्रदेश राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान का असर धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है और अगले 12 घंटे में इसका असर और भी कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से कई जिलों में, कई राज्यों में हल्की फुल्की बरसात जो हो रही है, उससे मौसम काफी सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।